आलू काट लिया? जी। क्या है? कुछ नहीं। यहाँ बैठ के मेरी शक्ल क्यों देखे जा रही हो? मैं टीवी देखना चाहती हूँ, कोई हर्ज तो नहीं ना? नहीं। आइए बैठिए, बंद कर दिया। लेकिन क्यों? तुम बैठ के देखो, मैं कमरे में जाके काम कर लेती हूँ। आइए बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। किस बारे में? रामीन के बारे में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, अब डरिए मत। तो बोलो ना जल्दी। मुझे उसका नाम पता चल गया है। किसका नाम? सानाज है। ये सानाज कौन है? वही जो मेरी भाभी बनने वाली है। क्या कह रही हो तुम? आप अच्छे से जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ अम्मी। अभी वो रामीन से बात कर रही थी, बात तो नहीं बहस कर रही थी। किसके साथ? रामीन से हो रही थी बहस। कान लगा के सुनना बुरी बात है। इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? मैं कान लगा के नहीं सुन रही थी। रामीन ने मेरा मोबाइल लिया और उससे बात की। मैं उससे अपना मोबाइल लेने गई और उसकी बातें सुन ली मैंने। वो बात थोड़ी कर रहा था, वो तो चिल्ला रहा था। इसमें कान लगा के सुनने की ज़रूरत ही नहीं। लादन, तुमने बताया रामीन जिससे बात कर रहा था उसका नाम सानाज था? हाँ। तुम पहचानती हो? मैं? हाँ, तुम जानती हो कौन है? नहीं, कौन है? अगर मुझे पता होता तो तुमसे नहीं पूछती। मतलब आप भी नहीं पहचानती? नहीं। मुतमईन हो बोला सानाज। शायद उसने समीरा बोला हो, तुमने गलत सुना। समीरा? नहीं, ये दोनों नाम तो बिल्कुल अलग हैं। उसने कहा सनाज। तुमने बोला रामीन उस पर चिल्ला रहा था? हाँ। लेकिन क्यों? यानी चिल्ला के क्या बोला? कान लगा के सुनना बुरी बात है। मैंने तो कान नहीं लगाया, तुमसे पूछ रही हूँ मैं। क्या फर्क पड़ता है? शायद रामीन को पसंद ना हो कि आप तक ये बात पहुंचे। मैं उसे लेकर फिक्रमंद हूँ, कहीं वो खुद को किसी मुश्किल में ना डाल ले। मैं उसकी माँ हूँ, तुम में फर्क है। मेरा जानना जरूरी है। ठीक है, मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आपको बताना होगा कि वो कौन है। वो कौन? वही जिसका नाम समीरा है। सलाम डॉक्टर साहब। सलाम तवल्ली साहिबा, ठीक है? ठीक ही हूँ, अच्छा हुआ आपसे मिल गई मैं। डॉक्टर साहब, जब चलती हूँ मैं तो मेरे घुटनों से आवाज आने लगती है। दर्द नहीं होता है, लेकिन उससे निकलने वाली आवाज बड़ी डरावनी होती है। सलाम। सलाम, क्या हाल है? तुम सही कह रही थी। मैं जब भी तवल्ली साहिबा को सीढ़ियों पर या लिफ्ट में देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे 5 पेशेंट्स को मैंने देख लिया। क्या बात है, फिक्र में क्यों हो? हुआ क्या है? डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर इस तरह गहरी सोच में क्यों डूबी हो? रामीन समीरा की वजह से काम पर नहीं लगा है।
उसे कोई और लड़की पसंद आ गई है। ओहो, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। डरने की बात ही है नासिर, हमें पता ही नहीं है वो लड़की कौन है। तुम्हें कैसे पता वो समीरा नहीं है? आज रामीन उससे फोन पर बात कर रहा था। लादन ने उसका नाम सुन लिया। समीरा उन लड़कियों में से नहीं है जो इतनी आसानी से रामीन से राब्ता कर ले। इसके अलावा उसने लादन के फ़ोन से बात की है। मैंने लादन के फ़ोन में नंबर देखा, वो समीरा का नहीं था। हमें देखो, हम इस बात से परेशान थे कि कहीं समीरा अपने मामूजात से शादी ना कर ले और हमारे बेटे का दिल ना टूट जाए। लेकिन अब तो लगता है हमारे बेटे का दिल कहीं और लगा हुआ है। इसे हंसी में मत लो नासिर, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। क्यों फिक्रमंद हो सकता है तुमने समीरा को उसे दिखाया हो और समीरा उसे पसंद ना आई हो। इसमें फिक्र करने की क्या बात है? असल बात यह है कि रामीन अपनी शादी कर ले और अपनी जिंदगी को सही से गुजारे। अभी तो कुछ मालूम ही नहीं है वो लड़की कौन है, उसका खानदान क्या है, ये कहाँ से आ गई। तुम्हारे लिए बस ये जरूरी है कि बस शादी कर ले। किससे शादी करना चाहता है ये अहम नहीं है। क्यों नहीं, जाहिर है कि अहम है, लेकिन रामीन अभी 30 बरस का हो चुका है। बच्चा तो नहीं रहा ना, वो अब मर्द बन चुका है। मर्द धोखा नहीं खाते। तुम इतनी बज़्ज़न क्यों हो? जैसा कि तुम कह रही हो उस लड़की के बारे में तुम कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम उस लड़की के बारे में बहुत बुरा सोच रही हो। मैं जानती हूँ कि जब इस तरह का इश्क परवान चढ़ता है तो उसका अंजाम क्या होता है। बुराई इसमें है कि चुपके से ये काम रामीन ने किया और हमें बताया तक नहीं। हाँ, ये बुरा है, लेकिन हो सकता है वो अभी खुद मुतमईन ना हो, इसलिए हमसे कहा ना हो। नहीं जानती। लादन कह रही थी कि वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। बोली कि रामीन चिल्लाकर कह रहा था कि तुम एक तरफा फैसला नहीं कर सकती सानाज। उसका नाम सानाज है? हाँ। समीरा तो बहुत अच्छी लड़की है। सानाज भी अच्छा है। तुम्हें कैसे पता? उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, उसके नाम के बारे में कह रहा हूँ। सानाज बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन दिलचस्प है दोनों का नाम सीन से शुरू होता है। उठो उठो बेगम, खाना ले आओ, खाते हैं। और इस सोच को निकाल दो कि समीरा हमारी होने वाली बहू है। ये लीजिए जनाब। कोई बात नहीं, रहने दे। बहुत शुक्रिया। नीमा के वालिद के साथ आपका झगड़ा किस बात का था? सबसे पहले मेरी माँ को लेकर था। मेरी अम्मी माजूर थी, वो अकेले नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने बीजन से शादी पहले ही बोल दिया था कि मेरे अलावा मेरी माँ के पास और कोई नहीं है, उन्हें मेरे साथ ही रहना होगा। वो भी मान गया, लेकिन शादी के 1-2 साल बाद वो अपनी बात से फिर गया। बहानेबाजियाँ शुरू कर दी। वो काम भी ठीक ठाक से नहीं करता था और ज़्यादातर वक्त मेरी माँ के साथ ही गुजारता था। उसने धीरे धीरे मेरी माँ के साथ मामूली बातों पर झगड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन जब इस झगड़े के बाद मैं घर पर आई तो वो बोला, अब मैं और तुम्हारी माँ के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसने कहा, मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे कहूं कि मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप ठीक हैं?
हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? चाय लाऊं आपके लिए? नहीं मेरी जान, मैं सोना चाहती हूँ। अभी तो बहुत जल्दी है, कभी खाना भी नहीं खाया आपने? दोपहर में खाना ज्यादा खा लिया था, अभी भी बोझ बना हुआ है। रात का खाना ना खाऊं तो अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी मत सोइए। मुझे नींद आ रही है बेटी, थकी हूँ। तुम बीजन के पास जाओ, दरवाजा भी बंद कर लो ताकि मैं सो जाऊं। अब जाओ भी मेरी जान। मैं तुम पर वारी जाऊं मेरी बेटी। शब्बा खैर हो बेटी। शब बखैर। आज कोऑपरेटिव की शॉप में मछली आई थी। मेरी सहेलियों ने बताया कि बहुत ही लजीज है, सस्ती भी थी, तो एक लेकर आई हूँ, देखती हूँ कैसी है। ये देखो कैसा रंग है इसका, अजीब है ना? सुमैया, मैं ऐसी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसी सूरत हाल? जन, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है? बिगाड़ रही हैं? मैं अपने ही घर में बैठकर टीवी पर ऊंची आवाज में फिल्म नहीं देख सकता। जब तक वो यहाँ पर रहती है मुझे उनके पसंद के चैनल देखने पड़ते अच्छी हैं। बात है। अगर इतनी सी परेशानी है तो मैं अम्मी को बोल दूंगी कि टीवी से मतलब ना रखा सिर्फ करें। यही बात नहीं है सुमैया, यहाँ तक कि मैं अपने किसी दोस्त को भी यहाँ पर नहीं ला सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है। ऐसा करना भी चाहिए उनको क्योंकि हमारी बातों से वो बोर हो जाती है। अगर वो कुछ करे भी नहीं या कुछ बोले भी नहीं तो भी सारा दिन उन्हें व्हीलचेयर पर बैठे बैठे देख मैं बोर हो जाता हूं। ये परेशान कौन है सुमैया? मैं उदासी में मुफ्तला होता जा रहा हूं। तुम्हें सुबह से लेकर रात तक घर में रहना ही नहीं चाहिए। मुश्किल तो यही है, ये जो हमेशा घर में पड़े रहते हो, कोई काम नहीं है, यही तो तुम्हें उदास बना रहा है। और तुम्हारी यही हरकत मुझे भी उदास बना रही है। हमेशा यही होता है, जैसे ही मैं मुंह खोलता हूं मेरी बेरोजगारी पर बात ले आती हो ताकि मैं चुप हो जाऊं। लेकिन अब बहुत हो गया सुमैया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इस सूरत हाल को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इन सब के बाद भी आप अपनी माँ से अलग होने को तैयार नहीं हुई, क्यों? नहीं, उसके बाद से बीजन जल्दी जल्दी झगड़ा करने लग गया। उसके बाद बस गुस्सा होके घर से निकल जाता था। कई दिनों तक घर आता ही नहीं था। अपने दोस्त के घर जाता था जो अकेले रहता था। उसका नाम बहरूज था। वो ज़्यादा बुरा आदमी नहीं था। मैंने उससे 1-2 मरतबा बात की। मैंने कहा बीजन को अपने घर मत आने दो। कहने लगा नहीं हो सकता क्योंकि वो बीजन का जिगरी दोस्त है, उसे अपने घर में आने से मना नहीं कर सकता। आखिरकार जब मेरी माँ को पता चल गया कि हमारे बीच इख्तलाफ बहुत बढ़ गया है तो मुझे मजबूर कर दिया कि बीजन की बात मान लो और उन्हें अकेला छोड़ दो। तुम पे कुर्बान जाऊं बेटी, तुम मुझे कितना चाहती हो मैं जानती हूँ। मैं भी तुम्हें उतना ही बल्कि उससे ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी मुझ पर कुर्बान करो। मेरी जान, मेरी सुमैया बेटी। अम्मी, मेरी जान। ऐसा मुझसे मत कहिए। आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अकेले तो रहूंगी नहीं मेरी जान। मैं तुम्हारे इन आंसुओं पर कुर्बान जाऊं मेरी जान।
परेशान ना हो बेटी, मैंने जहरा साहिबा से बात की है। उन्होंने कहा है कि इधर उधर जाने के बजाय मेरे पास आ जाएंगी और मेरी देखभाल करेंगी। उन्हें ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है, उन्हें 30-40 हजार ही काफी हैं। आप अब्बू की पेंशन के 30-40 हजार जहरा साहिबा को दे देंगी तो आपके पास क्या बचेगा अम्मी? फिर भी बच जाएगा मेरी जान, थोड़ी सी किफायत से सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है, रहा मेरे दवा और इलाज का तो वो तुम दे देती हो। मैं बस एक शर्त पर आपको अकेला छोड़ सकती हूँ अम्मी, कि आप अंकल के पास चली जाएं। इसकी बात भी मत करो। अंकल ने और आंटी ने कई बार मुझसे ये बात कही है। वो तो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं। इस तरह मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा। मैं अपने ही घर में रहना चाहती हूँ। तुम्हारे चचा, तुम्हारी चची और तुम जितना भी बोलो, मैं अपने घर पर ही रहना चाहती हूँ, गैरों पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये गैर लोग कौन है अम्मी जान? वो हमारे रिश्तेदार ही तो हैं। जिद ना करो सुमैया बेटी, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तो मैं भी आपको छोड़ नहीं सकती हूँ, चाहे मुझे बीजन से तलाक लेना पड़े, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं दिन रात यही दुआ करूंगी कि खुदा मुझे जल्दी से मौत दे दे, ताकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब होते ना देखूं। शायद मेरी दुआ कबूल हो जाए, मैं मर जाऊं और ये सब ना देख पाऊं। तय ये पाया कि जहरा साहिबा अम्मी के साथ आके रहेंगी। उनकी तनख्वाह मैं दूंगी। एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और मैं अम्मी से अलग हो गई। फिर देखा 1 साल बाद भी बीजन काम पर नहीं गया, बस इधर उधर के बहाने बनाता रहा। मैं अपनी ही सैलरी पर गुजर बसर करने पर मजबूर थी। इसके अलावा अम्मी से अलहदा होने के बाद घर का किराया भी देना पड़ रहा था। हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट करने के लिए मजबूर थी। उस वक्त बहुत थक जाती थी, लेकिन बीजन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इसके बावजूद वो सुधर ही नहीं रहा था। बोलता था काम ढूंढ रहा हूँ। हम सुबह एक साथ घर से बाहर निकलते थे, लेकिन जब भी वापस लौटती तो देखती वो घर में है। काम का भी कोई पता ठिकाना नहीं। सलाम। सलाम। क्या हुआ? गए थे? हाँ गया था, ऑफिस बॉय चाहिए उनको। उन्होंने तो एम्प्लॉय के लिए लिखा था। हाँ, लेकिन वो मुझसे जैसा काम चाहते थे वो ऑफिस बॉय का काम था, एम्प्लॉय का नहीं। जानते हो मैं महीने में 100 घंटे ओवरटाइम कर रही हूँ, फिर भी हम 3 महीने से घर का किराया नहीं दे सके। हॉस्पिटल से लिए हुए लोन की 5 इंस्टॉलमेंट पीछे ये रह सब गई है। जानता हूँ समैया, फिर क्यों बता रही हो? क्या तुम मुझे ज्यादा टेंशन देना चाहती हो? मैं ग्रेजुएशन करके ऑफिस बॉय का काम नहीं कर सकता, लेटर इधर उधर करते रहो। हेलो। हेलो, सलाम जहरा साहिबा। सलाम बेटी, ठीक हो? जी बहुत शुक्रिया। खुदा का शुक्र है। अम्मी कैसी हैं? तुम्हारी अम्मी भी ठीक ही हैं। अभी वो सोने जा रही थी, क्या मैं तुम्हारी उनसे बात कराऊं? सो तो नहीं रही है ना? नहीं ना, अभी मैं उनको उनके बेड पर लिटा कर आई हूँ। होल्ड करो। सुमैया का फोन है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो सुमैया जान, सलाम बेटी। सलाम अम्मी जान, ठीक हैं? कुर्बान जाऊं, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? अभी काम पर से आ रही हो? जी। और सब ठीक है ना बेटी? सलामत रहिए। अम्मी जान, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं मेरी जान, सब कुछ है, बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कब आओगी यहाँ? आजकल मुझे बहुत काम है, लेकिन ज़रूर आऊँगी। खुद पर इतना दबाव मत डालो बेटी। ठीक है।
आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अम्मी जान, मैं आपको बता नहीं सकी। जहरा साहिबा को बोल दीजिए 1-2 दिन में उनकी सैलरी दे दूंगी। उनसे माजरत कर लीजिए, इस महीने देर हो गई। कोई बात नहीं बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। कुछ दिन इधर उधर होने से जहरा साहिबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आप आराम से सो जाइए, मैं आपको जहमत नहीं दूंगी। आपको कोई काम तो नहीं मुझसे? नहीं मेरी जान, तुम अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए अम्मी जान। खुदा हाफिज हो बेटी। खुदा हाफिज। ये सब चीजें जो मुझे बताती हो अपनी माँ को क्यों नहीं बताती? कौन सी चीजें? यही कि 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया है और जो लोन लिया है उसकी इंस्टॉलमेंट बाकी है। अम्मी को ये सब चीजें क्यों बताऊं मैं? ताकि उन्हें पता चले कि जहरा साहिबा की सैलरी क्यों नहीं दी गई है। ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी देखरेख की वजह से हमारी जिंदगी पर कितना बोझ पड़ रहा है। पता है क्या कह रहे हो तुम? जहरा साहिबा की सैलरी हॉस्पिटल में ओवर टाइम करके जहमत उठा के दे रही हूं मैं, अपनी सैलरी से दे रही हूं। मुश्तरका जिंदगी में मैं और तुम की बात नहीं होती है सुमैया। शादी के बाद मैं हम में बदल जाता है। हाँ, तुम ओवर टाइम करती हो लेकिन खुद के लिए, अपनी माँ के लिए। तुम्हारी थकान सिर्फ मेरे लिए और घर के लिए होती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम 1 साल के अंदर अपने पैसे से इस घर में एक रोटी भी नहीं ला सके हो। उसके बाद बोलते हो कि मैं थकी हारी इस घर में आती हूँ। क्या पैसे नहीं आते? जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है। मुश्तरका जिंदगी जो कहाँ गया है ऐसे ही मौके पर समझ में आता है। ये जो मैं जान तोड़ मेहनत करूं, घर का खर्च निकालूं और उसके बाद अगर मैं अपनी माँ के खर्च के लिए पैसे देती हूँ तो मैं बुरा करती हूँ? इसको मुश्तरका जिंदगी कहते हो? नहीं बीजन, इसको कहते हैं फर्दी अय्याशी, न कि मुश्तरका जिंदगी। अय्याशी? तुम्हें क्या लगता है कि सूरत हाल से मैं खुश हूँ? जैसा कि तुम कहती हो कि 1 साल से मैं बेकार बैठा हूँ, क्या इस चीज से मैं खुश हूँ? एक रोटी लाने का भी पैसा नहीं कमा सकता? तुम्हें क्या लगता है कि थोड़े से पैसों के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाता हूँ, तुम्हारा एहसान मांगता हूँ और मुझे दुख नहीं होता? तो फिर इस मामूली सी तनख्वाह का एवज जो मुझे मिलती है और अपनी माजूर पड़ी माँ पर जो खर्च करती हो, तुम हालात को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं नहीं कर सकता सुमैया। मैं उनके साथ जिनका लेवल मुझसे कम है अपनी शान घटाकर काम नहीं कर सकता हूँ। वो मुझसे नॉलेज में बहुत कम है। उनके साथ काम करना मुश्किल है। क्या मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है कि मैं 100 घंटे ओवर टाइम करूं? मैं नहीं चाहता कि तुम इतना काम करो। तो फिर ना करने दो, रोको मुझे। तुम जाओ, पैसे कमाओ, फिर बोलो मुझे एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं भी बोलूंगी ठीक है और तुम पर फख्र भी करूंगी। मैं जल्दबाजी में ऐसा काम नहीं पकड़ सकता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। नहीं, तुम बताओ। जल्दबाजी में? हमारी शादी को 2 बरस हो गए हैं और इनमें 3 महीने भी तुमने काम नहीं किया। अभी 1 साल से तुम घर में बैठे हो और मुझे बोलते हो कि मैं काम पर जल्दबाजी में चली जाती हूँ। अच्छी बात है, आखिर काम पकड़ ही लूंगा, लेकिन तब तक के लिए एक आसान रास्ता है जिससे हमारी जिंदगी कुछ बेहतर हो सकती है। कैसा रास्ता? अच्छा जरूर तुम ये कहना चाह रहे होगे कि जहरा साहिबा को काम से हटा दूं ताकि उनकी सैलरी ना देनी पड़े। क्यों? या एक दूसरा रास्ता यह है कि 100 घंटे ओवर टाइम की जगह 150 घंटे या फिर 200 घंटे ओवर टाइम कर लिया करूं। क्यों? नहीं सुमैया। फिर क्या? तो राह हल बताओ मुझे। देखो, बजाय इसके कि हम खुद को इस 50 मीटर वाले घर में कैद करके रखे, तुम्हारे अब्बू के घर चल के रहते हैं ना, उस वक्त किराया भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, हम तो वहाँ थे। तुम जिद पर अड़ गए थे और बोलने लगे कि तुम मेरी अम्मी के साथ नहीं रह सकते हो। अभी भी कह रहा हूं, मैं तुम्हारी अम्मी के साथ वहां जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर तुम तैयार हो तो अपनी अम्मी को ओल्ड एज होम भेज दो। तुम्हारे अब्बू की जो पेंशन मिलती है उसमें वो अपना गुजारा कर सकती हैं। ये हम सबको पता है कि वहां बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। इस तरह हम भी तुम्हारे अब्बू के घर में जाकर रह सकते हैं। फिर ना किराया देने की जरूरत होगी, ना उनके लिए मुलाजिमा रखने की जरूरत पड़ेगी जिसको सैलरी देनी पड़ेगी। ये तो बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी। इस तरह तुम हमेशा घर में बैठे रहोगे और घर में बैठकर अपनी पसंद का प्रोग्राम देखते रहोगे जो तुम्हारा दिल चाहेगा।
तुम अपने दोस्तों को भी वहां ला सकते हो और कभी काम पर जाना भी नहीं चाहोगे क्योंकि घर का किराया तो देना नहीं है और जो तनख्वाह मुझे मिलती है उसी में घर का गुजारा कर सकते हैं। और तुम्हारे बकौल मेरी अम्मी तुम्हारे सामने नहीं रहेंगी जिनसे तुम्हें दुख पहुंचता है या जिन्हें देखकर तुम मुरझा जाया करते हो। तुम्हारी ये सोच तो बड़ी नादिर है बीजन। सुबह जब मैं उठी तो वो वहां से जा चुका था। रात को भी घर नहीं आया, उसकी कोई खबर नहीं मिली। कुछ दिन बाद जब मैं अम्मी के पास मिलने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि बीजन यहाँ पर मिलने आया था और वो सारी बातें जो हम लोगों के बीच हुई थी वो उसने उन्हें बता डाली। गुस्सा मत करो बेटी, कुछ भी तो नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? बीजन ने बहुत गलत किया जो आपको आके ये बातें बताई। अच्छी बात है, पुरसुकून रहो बेटी। जिस दिन से तुम्हारा झगड़ा हुआ है उस दिन से वो घर नहीं आया क्या? जरूर उस बहरोज के पास गया होगा। जहन्नम में जाए। ऐसी बात मत करो बेटी, वो तुम्हारा शौहर है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा शौहर जो बेशर्मी से आके कहे कि आप ओल्ड एज होम में चली जाइए ताकि वो यहाँ पर आके रहे। मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी अम्मी। नाराज मत हो बेटी, देखा जाए तो उसने कोई गलत बात भी नहीं कही है। उस दिन उसने मुझसे कहा इस घर में तुम्हारा 8वां हिस्सा है, बाकी सुमैया का बनता है, मतलब उसका भी बनता है। शरई तौर पर उसकी बात सही है। कहाँ से उसकी बात सही हो गई अम्मी? शरीयत ने यह कब कहा है कि मेरे जिंदा रहते मेरे माल का मालिक शौहर होगा? शरा ने यह कहा है कि अगर मैं अरबपति हूँ तो भी मेरी जिंदगी बसर करने का खर्च शौहर उठाएगा। मैं ये मानती हूँ कि अभी ये घर आपके नाम नहीं है। ये भी सही है कि इस घर का 8वां हिस्सा ही आपको मिलेगा। लेकिन क्या बीजन को ये बात नहीं मालूम? आपने पूरी जिंदगी सुबह से लेकर रात तक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम किया और आपके उस पैसे से अब्बू ने ये घर खरीदा। मैं उसको 10 बार बोल चुकी हूँ कि इस घर का आधा हिस्सा आपका है। मैंने उससे कहा कि अब्बू ने बहुत कोशिश की कि ये घर आपके नाम हो जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं चाहा। उसके बाद वो लालची कमीना मुफ्तखोर बीजन मुंह उठा के चला आता है और आपको ये सब बक देता है। क्या ये सही है? और आप भी कहती है कि उसकी बातें गलत नहीं है? जो भी है वो तुम्हारा शौहर है, ठीक हो जाएगा इस शर्त पर कि तुम उसे रोके रखो। मैं रोक लूं उसे? कैसे रोक लूं उसे अम्मी? अब और क्या करूं अम्मी? शुरू से ही तो मैं काम कर रही हूँ, अपनी जिंदगी के खर्च उठा रही हूँ। उसने जो भी उल्टा पुल्टा बोला, चाहे वो ना मानने वाली बात हो, मैंने कहा ठीक है। शादी की दरख्वास्त वाले मौके पर ही मैंने उसको कहा था कि अम्मी मेरे साथ रहेंगी। मैंने इससे भी चश्मपोशी कर ली। उसे रोकने के लिए और क्या करूं अम्मी? बताइए, आपको उठाकर ओल्ड एज होम में डाल दूं और इस घर को जो आपकी और अब्बू की मेहनत से बना है उसे तश्तरी में सजा कर दे दूं? 4 दिन बाद बोलेगा कि इसे मेरे नाम कर दो और उसके बाद फिर वो मुझे नहीं रखेगा अम्मी जान। उस वक्त नीमा पैदा नहीं हुआ था? नहीं, उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं पेट से हूं। इसके 1-2 महीने बाद मुझे पता चला। जब मैंने अम्मी को ये बात बताई, उन्होंने मुझे इतनी कस्में दिलाई और बातें की कि तुम अपने पेट में पल रहे बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी तबाह मत करो। इतनी ना बातें सुनाई, इतना ना रोई कि बीजन के पास जाने पर मैं मजबूर हो गई। आप जरा सोचिए, मैं बीजन की खुशामद करके उसे घर लाने के लिए तैयार हो गई और बहरोज के घर गई। हेलो। सलाम। सलाम, सुमैया साहिबा हैं? बीजन है? हाँ, आ जाइए अंदर। नहीं शुक्रिया, यहीं पर इंतजार करती हूँ मैं।
उसी वक्त मैंने खुद से पूछा, क्या मुझसे ज्यादा बदनसीब इस दुनिया में कोई होगा? उसके बाद मैंने सोचा, जब वो आएगा तो मैं उससे क्या बोलूंगी? वो एहसान जताएगा तो मैं क्या बोलूंगी उसको? सलाम। सलाम। ठीक हो? आओ चले। कहाँ? घर। किसके घर? अब खत्म भी करो बीजन, चलो जाओ अपना सामान ले आओ और चलो। मैं भी खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा तुम चाहती हो, ना उस तरह का जैसा तुम कह रही हो। मैंने तलाक की अर्जी डाल दी है। आज ही कल में तुम्हारे पास नोटिस पहुंच जाएगा। मैं चाहता हूँ अपने मुफ्तखोर शौहर से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। ये सुनकर मेरे पांव सुस्त पड़ गए और लड़खड़ाने लगे। कल तक तो मैं ये सोचा करती थी कि अम्मी को कैसे बताऊं कि मैं बीजन से तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन उस दिन जब बीजन ने तलाक का नाम लिया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। नहीं जानती, नीमा की वजह से शायद मैं सोच रही थी कि तलाक होने के बाद बीजन ज़रूर आएगा बच्चे की कस्टडी लेने के लिए, या ये सोचकर डरी जा रही थी कि अम्मी ने जो बचपन से मेरे कानों में बात डाली है कि तलाक होने से अर्श खुदा भी हिल जाता है। खुदा के नज़दीक तलाक बहुत ही मज़मूम चीज़ है। उसके बाद से मुझे सोचने और समझने में बहुत वक्त लग गया। मैंने सोचा अगर मैं उससे ये कहूँगी कि मैं पेट से हूँ तो वो तलाक नहीं देगा, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर वो मुझे तलाक दे और बच्चे की कस्टडी ले लेगा तो मैं क्या करूँगी। मैं डर गई और फिर मैंने उससे कहा कि मैं तलाक के नोटिस का भी इंतज़ार नहीं करूँगी। कल ही चलो हम चल के तलाक की कार्रवाई पूरी करते हैं। इस तरह हम बहुत जल्दी अलग हो जाते और वो कभी नहीं समझता कि वो बच्चे का बाप बनने वाला है। उसके बाद हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। फिर मैं अपने बच्चे की सुकून से परवरिश कर सकती थी। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन रास्ता था मेरे सामने। क्या है? नीचे आओ, काम है तुमसे। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं है सुमैया। जो कुछ भी कहोगी फायदा नहीं है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैंने कहा ना नीचे आओ बीजन। रुको, अभी आता हूँ। जब तक वो नीचे आता फिर से हजारों तरह के ख्याल मेरे जहन में आने लगे। ये कि इस तरह का झूठ गुनाह कबीरा है। ये तो मेरे बच्चे पर जुल्म होगा जिसकी बिन बाप के मैं परवरिश करूं। ये कि अगर ऐसा काम होगा भी तो फिर अपने बच्चे के लिए नेशनल आई कार्ड कैसे बनवाऊंगी। इस तरह के हजारों सवाल मेरे जहन में गूंजने लगे। फिर इन सारे सवालों का शिराजा बिखर गया।
मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। मैं पेट से हूँ। हेलो। माफ कीजिएगा, मिस्टर एंड मिसेस मसरूर आए हैं। ठीक है। माफ कीजिएगा हुसैनी साहिबा। چی از این بهتر که زخمم میزنی، این یعنی هر لحظه تو تن منی، شب خودت زخمامو میبندی برام، صبح خودت دوباره خنجر میزنی. حال این روزای خستمو نبین، خیلی ابریم که این بارون شدم، وقتی درد تو به جونم میخرم، یعنی خیلی وقته که درمون شدم. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودم و روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. شب به شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر پر زدنه، ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه، اینه واسم کاری کنه از کسی که تو بهش فکر میکنی، بایدم دنیا پرستاری کنه. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود.